चलिए, पिछली क्लास के अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जब बात की थी तो क्या था कि भाई ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उस दौरान कुछ बच्चों ने कहा कि जैसे हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था हाइड्रोलिसिस, तो मैंने आपको ये कहा था कि यार हाइड्रोलिसिस जब ये आगे खत्म होगा तो मैं आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और एक टॉपिक मैंने भी कहा था मेल्टिंग पॉइंट। जब आप डीपीपी कर रहे होंगे तो आपको डीपीपी करते समय डाउट आ रहे होंगे। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे। पैकिंग पे डिपेंड करेगा, आयनिक कैरेक्टर पे, कोवेलेंट कैरेक्टर पे, ठीक है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा हो गया उस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम या तो बहुत सारे फैक्टर पढ़े हर एक केस के लिए, या फिर हमने एक हमारा जनरल मेथड बना लिया, और वो जनरल मेथड ये बना लिया कि हम इस मेल्टिंग पॉइंट को लैटिस एनर्जी से निकालेंगे। तो हम अपना जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किससे निकाल रहे होंगे? लैटिस एनर्जी से। हम अपना मेल्टिंग पॉइंट किससे निकाल रहे होंगे बताओ? लैटिस एनर्जी से। ठीक है, और जो लैटिस एनर्जी से ऑर्डर नहीं आएंगे, देखो एक्सप्लेनेशन फिर से मैं बता रहा हूं, उनका होगा, लेकिन जो लैटिस एनर्जी से आंसर नहीं आ रहे होंगे उनको हम अलग करके लिख लेंगे। तो उनको जो है एक्सेप्शन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो किस वर्ड के लिए है? लैटिस एनर्जी के एक्सप्लेनेशन का वो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, बाकी तो उनके एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे, लेकिन फिर सबके अलग अलग एक्सप्लेनेशन आएंगे, और सबके अगर अलग अलग एक्सप्लेनेशन आएंगे तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? आपको दिक्कत आएगी। तो जैसे लैटिस एनर्जी ज्यादा होती तो लैटिस एनर्जी का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा भी था, के Q1 Q2 बाई आर, यानी कि लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली चार्ज। यानी कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, और अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, साइज वो 1 होता है। साइज क्या होता है? 1। तो चार्ज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर सबको? लैटिस एनर्जी घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बोलो कम होगा। तो यानी कि अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि NaF NaCl इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो देखो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। उस हिसाब से अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या नजर आ रहा होगा? जल्दी बताओ। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि CaF2 CaCl2 CaBr2 किसका ज्यादा बताओ, तो फिर से देखोगे आप तो साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी घटेगी, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। आया ना? तो यहां से यहां जाने पर आपका साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी घट रहा है। ये आप सब जगह लगा सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं SiC, ये स्कैंडियम होता है, इनमें किसका ज्यादा होगा? अब आप फंस गए, ये तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि स्कैंडियम पर होता है +3 चार्ज, नाइट्रोजन पर होता है -3 चार्ज, इस टाइटेनियम पर होता है +4, कार्बन पर भी -4 होता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज देखो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा इन दोनों में से? सिंपल है, टाइटेनियम वाले का ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी सवाल आएंगे वो आपको लैटिस एनर्जी से ही आंसर देने हैं, कुछ भी आ जाए आपसे। क्लियर सबको? क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? कुछ भी आ जाए आपको लैटिस एनर्जी आंसर देना मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक, सिर्फ कुछ लैटिस एनर्जी के एक्सप्लेनेशन से नहीं आएंगे, एग्जाम्पल में वो लिख रहा हूं बस। ठीक है, ध्यान से सुनना, लैटिस एनर्जी के एक्सप्लेनेशन से उनका आंसर नहीं आ रहा, बस इतना सा चेंज है, एक्सेप्शन वर्ड नहीं है, ध्यान रखना।
ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। लैटिस एनर्जी के एक्सेप्शन है ये, लैटिस एनर्जी से इनका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट। हो गया? अब देखो, चाहो तो मैं आपको है ना एक एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे ये वाला, इसमें आपको एक डाउट आ सकता है अगर आप देखेंगे, ध्यान से नोटिस करेंगे तो, घर पे जाकर के पढ़ेंगे तो। देखो क्या आएगा आपको डाउट इसमें कि सर आपने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट है। ध्यान देना भाई, ओए ये जो सो गए ना इनको जगाओ पहले, जागो सानिध्य, जागो भाई, ये जो खा के ऐसे पड़े हो उसको उठो, अपने बदन को थोड़ा कष्ट दो। सानिध्य, डाउट क्या है कि अभी आपने लिखा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। सर आपने एक बात याद करो, आपने थर्मल स्टेबिलिटी भी पढ़ाया था, मोनो एटॉमिक का थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाया था आपने। सर मोनो एटॉमिक का जब थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाया था, मोनो एटॉमिक का थर्मल स्टेबिलिटी जब पढ़ाया था, तब भी तो आपने लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी बताया था। और जब आपने ये एग्जांपल लिया था तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl बताया था। LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl बताया था। आया ना? तो इसका ऑर्डर जब आपने बताया था तो ऐसा बताया था, और आपने कहा था कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है। इसकी लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है रे। ये ऐसे ऑर्डर आ रहा है और ये ऐसे ऑर्डर आ रहा है, यहां इसमें सबसे पीछे आ रहा है जबकि यहां सबसे आगे आ रहा है। और इन दोनों फॉर्मूले से अगर मैं एक नया फॉर्मूला बनाऊं तो मुझे लग रहा है मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी आ रहा है। तो सर एक नया डाउट आ रहा है कि जब ये रिलेशन अगर बन रहा है तो ये सबसे आगे आ रहा है इस वाले में और इसमें सबसे पीछे जा रहा है, तो ये रिलेशन तो गलत हो जा रहा है। और अगर ये रिलेशन गलत हो रहा है तो ये और ये कैसे हो पा रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस मेल्टिंग पॉइंट के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? पागल समझे हो साले हैं? ऑनलाइन है, कुछ बोलेंगे नहीं, वीडियो में शूटिंग करके कुछ भी बोलोगे समझ जाएंगे, आप समझा दोगे और हम चले जाएंगे। पगला समझा है क्या? नहीं रे, यही आईटी है, यही आईआईटी है रे। जब तुमको कुछ समझ में नहीं आए तो एक ही चीज है जो आपको बचाए, उसे की पॉइंट कहा जाए। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, तब समझ में आएगा कि दीज आर नॉट एक्सेप्शन, ये कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं रे, सबका एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन जो थ्योरी हम पढ़ रहे होते हैं, अगर उस थ्योरी के आगे कोई एक्सप्लेनेशन चला जाता है तो उसे एक्सेप्शन बोला जाता है। यानी जब एक्सप्लेनेशन थ्योरी के बियॉन्ड चला जाएगा तभी जाकर के उसको एक्सेप्शन कहा जाएगा।
एक्सेप्शन का मतलब वो नहीं होता जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, जिसका कोई रीजन नहीं होता, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। हट साले बुड़बक कहेंगे। बाबूजी से बोलो बाबूजी शादी करना है हमको, दे धनाधन दे धनाधन, तुम्हारा ब्याह करा देंगे अभी 2 मिनट में। तो बाबूजी से बोलो क्या ये क्या कर रहे हो आप, हमको काहे मार रहे, शादी काहे नहीं करा रहे, तो बोलेंगे बेटा तुम्हारा थ्योरी से आउट ऑफ सिलेबस है अभी, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे अभी, सीधा तुम्हारा एक्सेप्शन धान 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 पड़ेगा, समझे। और जब तुम साला कमाने लग जाओगे आईटी में, तुम्हारा जब पैकेज होगा 50 लाख रुपया, बाबूजी खुद आके बोलेंगे बेटा शादी कर लो, तब तुम्हें लगेगा ई का बदतमीजी है। जब साला हम बोल रहे थे शादी करा दो तो मना कर रहे थे, और आज खुद बोल रहे कि शादी कर लो बेटा। थ्योरी में आ गए ना, सिलेबस में आ गए। अब थ्योरी है तो बाबूजी कह रहे हैं, समझे। तो इसलिए अगर थ्योरी से बियॉन्ड जाओगे तो फिर एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सेप्शन कहलाओगे, समझे। अभी क्लियर हुआ एक्सेप्शन का मतलब है, एक्सप्लेनेशन का मतलब है सानिध्य। समझ में आ रहा है। टोपी हटाइए, टोपी लगा के बैठ जाता आगे। अंजलि समझ में आ रहा है बेटा, पक्का। अंजलि जवाब ही नहीं दे रही, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है, जोर से बोल। पक्का। राधिका जी आपको आ रहा है समझ में। राधिका कैसी नालायक, हंस रही फिर से। मैं पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आ रहा, तो हंसे जा रही है। अरे जवाब दो भाई, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। ए घोष बाबू समझ में आया, एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन में अंतर है, क्लियर। रसगुल्ला खाते हो घोष बाबू, कैसा लगता है, मीठा मीठा है। ओके इधर देखो अब, तो इसका एक्सप्लेनेशन बताओ सर, ये क्या कहानी सुनाने लग जाते हो आप पढ़ाते पढ़ाते। इधर समझाओ ना, समझा रहा हूं भाई समझा रहा हूं। देखो इधर सबसे पहले आपको पता होगा कि LiCl जो होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। क्या होता है बताओ, क्या होता है जल्दी बताओ। कोवेलेंट नेचर, हाँ या ना। तो अगर कोवेलेंट नेचर का होगा तो इसका जो लैटिस होगा ना वो कोवेलेंट लैटिस बनेगा ऐसे। इस तरह से अट्रैक्शन होगा उसमें। आप दोनों का अंतर को समझो। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है भाई जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, ये जो सॉलिड होता है ना सॉलिड, इसको मेल्ट करना होता है, बस सॉलिड को मेल्ट करना है, सॉलिड को मेल्ट करना है। और जो थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी थी ना उसके अंदर हमने पढ़ा था ऐसे mx m++x-। क्या बोला जल्दी बताओ। हमने बोला कि जो, जल्दी बोलो, थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना वो तो होती है इसको पूरा तोड़ना ऐसे कैसे, और मेल्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ मेल्ट करना। तो जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट में मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी क्या होगी, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए देनी पड़ रही है। और ये अट्रैक्शन बहुत वीक होगा LiCl के केस में, क्योंकि ये तो तोड़ ही नहीं रहे आप, ठीक है, ये नहीं तोड़ रहे हो, ध्यान से देखना। मेल्टिंग पॉइंट में ये नहीं टूटेगा, आपको सिर्फ ये अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा जो वीक होगा, इसलिए जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट जल्दी होगा इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट पीछे आएगा। लेकिन जैसे ही आपने मेल्टिंग पॉइंट के अलावा थर्मल स्टेबिलिटी की बात की, थर्मल स्टेबिलिटी में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ना पड़ेगा तो आपको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इतने सारे बॉन्ड भी तोड़ रहे हो और ये अट्रैक्शन भी वीक कर रहे हो, तो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी इसको ब्रेक करने के लिए वो ज़्यादा लगेगी, इसलिए LiCl सबसे आगे आएगा। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी में LiCl सबसे आगे है और मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पीछे है। समझ में आया। ऐसे हर एक के एक्सप्लेनेशन होंगे लेकिन वो सारे नहीं बताऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि वो फिर सारे एक्सप्लेनेशन बताती है आपके अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें और फिर क्या होगा, ये सवाल भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 एग्जाम्पल आपको और ध्यान रखने हैं। आप इनके स्ट्रक्चर पे नहीं जाओगे, पहले बोल रहा हूँ मैं, फिर से क्या नए नए डाउट आ जाते हैं, फिर आपको समझाते हैं
और वो समझ में आते नहीं, नो डाउट। अभी आप इनके स्ट्रक्चर पे नहीं जाओगे, ये क्लस्टर्स कहलाते हैं। अब क्लस्टर्स के स्ट्रक्चर अभी सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैंने डायग्राम बना दिया बस। तो क्लस्टर की स्ट्रक्चर नहीं होती, क्लस्टर बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, बाद में समझेंगे अभी हम, है ना, अभी हमारे बस का नहीं है सब ये, ठीक है। बस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आयनिक होता है, आयनिक होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो है सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है क्लस्टर्स फॉर्म में। अब ये मत पूछना सर आयनिक होता है तो फिर ये कैसे बन रहा है, यही मैंने कहा ना, आपके सिलेबस से बाहर की बात है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, LCl3 सॉलिड की भी, जैसे यहाँ Cl बना देंगे अगर अपन, तो LCl3 पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन है, ये, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इससे कन्फर्म में ज्यादा है। अब ये हो गए आपके कोवेलेंट। कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, जिसका मास ज्यादा होता है ना, कोवेलेंट सॉलिड जितने ज्यादा होंगे उनमें जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन आना शुरू होगा अपने आपस में, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा आना शुरू होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इन दोनों में देखो आप कोवेलेंट, तो कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ देखकर बताओ मास इसका ज्यादा है इसका ज्यादा, तो आपको पता लगा इसका ज्यादा है, इसका अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इसका है, तो इसका और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। इसी तरह से ये आयनिक होता है, ये आयनिक है तो इसका भी इसी तरह सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, प्लस आयनिक है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। इन तीनों के अंदर कोवेलेंट है, कोवेलेंट होगा तो मास किसका ज्यादा, देख के बताओ, मास इसका ज्यादा है तो इसकी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। क्लियर, इसलिए ये वेरिएशन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो इधर, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। आपसे सवाल ये पूछेगा कि इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। अब इनका हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, हो सकता है 11th में आपने पढ़ा हो, जैसे भी पढ़ा हो आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर जिसको याद आए वो ठीक है, जिसको याद नहीं आया वो दोबारा से सुनना, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर पाया जाता है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताओ, हाई एनर्जी लेवल पर पाया जाता है। क्या बोला, जल्दी बताओ, हाई एनर्जी लेवल पर। अब ये अगर हाई एनर्जी लेवल पर पाया जाता है तो ये आसानी से हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये अगर हाई एनर्जी लेवल पर पाया जाता है तो ये आसानी से हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इस वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, देखो आप, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो सेंट्रल एटम पर कौन सा चार्ज डेवलप कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कौन सा डेवलप करेगा जल्दी बताओ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कौन सा डेवलप कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इसको, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, क्या बोला जल्दी बताओ, अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो ये आसानी से इन्वॉल्व हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। अपनी ओर खींच लेगा तो गैप कम हो जाएगा, और गैप कम हो गया तो हाइब्रिडेशन में चला जाएगा। दोबारा से सुनना, ऑड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हाइब्रिडाइजेशन में, बट सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो वो सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होने से इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया जाता है। अगर अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो उस कंडीशन में इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा
तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इस ऑर्बिटल को भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। इधर देख के बताओ क्या आना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो क्या होगा, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और अगर इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3। यहाँ पर भी वही सेम, इसको अपनी ओर खींच लेगा तो क्या आ जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, sp3। लेकिन जब कार्बन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, तो इसका मतलब वो तो नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। और अगर डेल्टा नेगेटिव आया तो ये इसको नहीं खींच पाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन को। अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। क्लियर। तो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। ये sp2 होगा, प्लेनर होगा, इसका जो म्यू होगा वो 0 होगा और नॉन पोलर होगा। इसका जो म्यू है वो 0 क्यों है पता है, इसका हाइब्रिडेशन बोलो क्या आ रहा है, sp2। इसका मतलब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, p ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में, p। हमने अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन प्योर ऑर्बिटल में होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर प्योर ऑर्बिटल में होता है तो उसका म्यू 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चारों तरफ इक्वल होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो चारों तरफ क्या होती है, इक्वल। तो यानी कि जब इक्वल होती है तो क्या होगा, इधर अगर वेक्टर आया उसका तो उतना ही वेक्टर इधर भी होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, तो जो वेक्टर इधर होगा उतना ही इधर होगा, जो वेक्टर इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो नेट क्या है, 0। यहाँ पर भी जितनी प्रोबेबिलिटी इधर होगी उतनी इधर होगी, जितनी इधर है उतनी इधर है, जितनी उधर है उतनी इधर है, जितनी उधर है उतनी उधर है, तो क्या होगा, नेट 0। तो प्योर ऑर्बिटल में, दोबारा से थ्योरी बोल रहा हूं, प्योर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो ऑड हो चाहे लोन पेयर हो, तो म्यू हमेशा क्या आता है, 0 आता है उसका। और ये प्योर ऑर्बिटल में है इसलिए इसका म्यू 0 है, और ये 120 पर है तीनों, तो इन तीनों वेक्टर का भी म्यू क्या आएगा, 0। जबकि यहां देखोगे तो म्यू 0 नहीं है, तो ये क्या होंगे, पोलर। यहां पर भी म्यू 0 नहीं है, तो ये क्या होंगे, पोलर। यहां पर भी म्यू 0 नहीं है तो क्या होंगे, ये पोलर। ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपसे आएंगे तो कर देंगे, पक्का। नोट कर लो इसको, 2 मिनट दे रहा हूं फटाफट। अब आपका होमवर्क है, आपको पूरी डीपीपी सॉल्व करनी है जितनी दी हुई है। ठीक है। एक 14 नंबर की डीपीपी है जो स्ट्रक्चर वाली है, शायद वो स्ट्रक्चर वाली डीपीपी आपको 11th के जो नोट्स थे उसमें से स्ट्रक्चर बना बना के लर्न करनी है। ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। एक हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट वाली मिली होगी, अगर मिली है तो वो भी आपके थ्योरी की, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आयनिक बॉन्ड वगैरह की है, उसके सॉल्यूशन आंसर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो आंसर आप चेक कर लेना, होपफुली आज या कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और प्लीज़ मैसेज लिखने का एक स्टैंडर्ड रखें आप ग्रुप पे, डाउट पूछने का एक स्टैंडर्ड रखना, फिर से ऐसे उठपटांग मत डाल देना। ठीक है।
CF3 डॉट CHF2 डॉट C डॉट FH2 और CH3 डॉट। अब आपको सोच के बताना है कि नॉन प्लेनर स्पीशीज कौन कौन सी है। चलो बताओ, मैं हेल्प कर दूं। ये तो क्या होगी, बोलो, नॉन प्लेनर। प्लेनर बोला है, प्लेनर, नॉन प्लेनर। ये क्या होगी, प्लेनर, क्योंकि ये sp2 था, ये sp3 था। इसका ज्योमेट्री याद करो, पिरामिडल था, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड था और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पिरामिडल आएगा। इसके अंदर sp2 हाइब्रिडेशन था तो प्लेनर आएगा। मेन आपको इन दोनों में सोचना है। चलो सोचो। ठीक, देखो यहां पर एक दो F हैं, तो ये आपका sp3 एंड sp2 के बीच में आएगा। देखना ध्यान से, 3 बॉन्ड अगर sp2 हैं ऐसे, और अगर उस sp2 में sp3 का कैरेक्टर आएगा तो सेंट्रल एटम ऊपर उठेगा, क्योंकि sp3 कैरेक्टर आने से पिरामिडल होना शुरू होगा वो। जैसे ये 3 अभी प्लेन में है, ये तीनों, और अगर sp2 आया तो वो ऐसे उठेगा, तो ये जो सेंट्रल एटम है वो आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो sp3 कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा, F है तो sp3 कैरेक्टर आते पिरामिडल कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा। पिरामिडल नॉन प्लेनर होता है नहीं होता, तो इसलिए नॉन प्लेनर। यहां पर भी यही होगा, लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछे तो मोर sp3 लेस sp2, लेकिन यहां क्या बोलेंगे, मोर sp2 लेस sp3, बट ज्योमेट्री अभी भी पिरामिडल ही है। ठीक है, तो ये दोनों नॉन प्लेनर होंगे। पिरामिडल है इसका मतलब नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर 1 2 3 होंगे। ठीक है, तो ये तीनों नॉन प्लेनर कहलाएंगे। नोट कर लो इसको। अब अगला हेडिंग आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल।
बाकी आप निकालो कितने कितने आएंगे। तो देखो आप कितने 7 ये प्लस 8 इंटू 2 क्लियर। इसका निकालेंगे तो 17 3 इंटू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितने होते हैं इसके अंदर 8 इंटू 3, इसको निकालोगे तो कितना आएगा 17 प्लस 8 इंटू 2, तो सब ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर में आएंगे टोटल। ठीक है, तो अगर आपसे कभी 4 मॉलिक्यूल देकर के पूछे कि यार ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या, तो आप ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते तुरंत। आप उसके सारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर ऑड नंबर में आता है तो आप क्या करोगे, बोलो ऑड नंबर में आता है तो क्या बोल दोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जब भी होगी तो उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होती है। तो आप सीधा आंसर दे सकते हो कि पैरामैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन के ऐसे कौन कौन से ऑक्साइड है जो पैरामैग्नेटिक है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा है नो पैरामैग्नेटिक, ये दिख रहा नहीं दिख रहा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है ऑड नंबर में। तो आपको तो कोई भी दे दे यार, आप तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना और आंसर दे देना खटाक से। O2 भी पैरामैग्नेटिक है लेकिन याद रखना, जबकि O2 ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि O2 का जब एनर्जी लेवल डायग्राम भरा था अपन ने MOT से, तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे, जबकि इसमें एक अनपेयर्ड है। तो अगर बोले NO और O2 में कौन ज्यादा अच्छा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो आंसर क्या दोगे, O2। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को दो तरह से स्टेबलाइज करते हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना करके और एक डाइमर बना करके। ठीक है, जैसे ये है, ये अपने आप को कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, डाइमर बना के, जबकि ये तीनों कैसे स्टेबलाइज करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू। ये कैसे पता चला कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन से कर रहे हैं और ये डाइमर से कर रहे हैं, ये नेचर में पाया गया। हमने सिर्फ नेचर में इनकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, बस स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है ये नहीं पढ़ रहे हैं। पहले तो सोच को सही कर लेना, क्या पढ़ रहे हैं बताओ, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, बस ये पढ़ रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है ये नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर, ये डाइमराइजेशन से स्टेबलाइज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि डाइमर है इनके। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबलाइज हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर सबको। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये डाइमर से और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका रीजन है नेचर में ये ऐसे पाए जा रहे हैं, हम सिर्फ उनके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका मतलब जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी पाई जाएगी उसके अंदर डाइमराइजेशन की टेंडेंसी घट जाएगी। पहला, दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल, क्या बोलूं मैं, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड अगर हो और उसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो वो कितना होता है, 1। लेकिन अगर मैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करूं तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 0.5। क्या बोला मैंने, बताओ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जब भी होगा तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 0.5। क्यों आएगा जरा देखना। ठीक है, अच्छा वो बताता हूं अभी। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होता है वो दो टाइप का पाया जाता है, एक ऐसा जिसमें दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, और एक ऐसा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने। एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनने वाले मॉलिक्यूल जैसे होते हैं H2+, Li2+, इस टाइप के, और जो 3 इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो NO, O2- और ClO2, ये तीनों हैं जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वाला पाया जाएगा। तो हमें ये कहा जा रहा है कि चाहे वो ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए 3 इलेक्ट्रॉन वाला, तब भी उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला बनाए तब भी उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप MOT से भरोगे तो जब 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑड इलेक्ट्रॉन बनेगा तब भी ऐसे भरोगे, और अगर आप फॉर्मूला याद करो तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करोगे तो 0.5 आएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वाला भरोगे तो ऐसे भरोगे,
ऐसे अगर भरोगे आप तो क्या आएगा, देख के बताओ, ऐसे अगर भरोगे तो हाफ, यहाँ कितना है 2, माइनस कितना है यहाँ 1, तो भी आपका 0.5 आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या निकला कि दोनों का 0.5 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। क्लियर? तो यानी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। क्लियर सबको? मिटा दो इसको। क्लियर? अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनती है इनकी। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 3, ऑक्सीजन में कितने होते हैं जल्दी बताओ 2, नाइट्रोजन में कितने और इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन सॉरी 3। तो आसानी से जो बॉन्ड है वो कितने बनेंगे 2, 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड इजीली बन जाएंगे। इसके पास जो एक अनपेड बचेगा वो एक अनपेड इसके पास जो एक अनपेड था वो अपना एक अनपेड देता है ऑड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, और इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो देता है अपना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के पास 5 होते तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? अब अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालो तो क्या आएगा sp, इसका भी निकालो तो क्या आएगा sp, लीनियर आएगा। और अगर आप देखोगे तो म्यू क्या होगा नॉट जीरो, तो पोलर होगा, और लीनियर है तो प्लेनर भी होगा। ये एनओ की स्ट्रक्चर होती है। अब सिंपल बॉन्ड कितने हैं इसमें 1 2, तो सिंपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, तो 1, इसका भी कितना है 1, और इसका ऑड इलेक्ट्रॉन का भी बताया कितना होता है 0.5, तो टोटल कितना हो गया 2.5। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे बनाया स्ट्रक्चर देखो, पहले से मुझे पता था कि एनओ के पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। यहां से आपके डाउट क्लियर होंगे, आपको लगेगा सर आपने ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बनाया, आप इसका डाइमर क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने क्या बोला अभी कि मुझे पहले से याद है, ये याद करना पड़ेगा कि एनओ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, मैं सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है? अब ये लिखा रहने दो, मैं इसकी स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूँ। अब कैसे बनाई मैंने दोबारा देखो, ये एन लिखा ओ लिखा, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, इसके पास कितने 2, तो मैंने कहा यार 2 है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड इजीली बनेंगे, ये बन गए। उसके बाद इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक ऑड इलेक्ट्रॉन देता है और ये अपना लोन पेयर देता है। इसके पास बाद में बचते हैं 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया। इसका हाइब्रिडेशन निकालो तो एक सिग्मा एक लोन पेयर sp। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला कि बॉन्ड ऑर्डर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड का 1 होता है, इसका 1 1 और इसका 0.5 तो 2.5। तो अगर आपसे पूछे क्या एनओ का डाइमर मिलेगा, तो इसका मतलब है कि एनओ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं डाइमराइजेशन टेंडेंसी घट जाती है, तो इसका एक बहुत लूज डाइमर पाया जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ, बहुत लूज डाइमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लूज डाइमर पाया जाता है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? लूज डाइमर पाया जाता है। ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपको याद हो तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसके लिए खास बात होती है कि जब सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं ना, उसमें से जो निकलने वाला एग्जॉस्ट होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट कर लेता है, और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है देखो, ये NO2 बना लेता है प्लस O2, तो हमारी ओजोन खर्च हो गई, तो ओजोन लेयर में छेद हो जाता है।
ओजोन लेयर में छेद करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का, कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है न्यूट्रल भी होता है, अगर याद हो तो, पानी में जाने पर कोई एसिड नहीं बनाएगा, ठीक है। इसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये अंदर जाकर के क्या होता है, कैंसर जो सेल्स होती है उसको डिटेक्ट करता है। फर्स्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल था ये जो कि ये अपने इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद दूसरा होता है NO2। अब ये NO2 की जब बात करते तो नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अगर आप नाइट्रोजन को ध्यान से देखें अपन, तो हम 2 बॉन्ड बनाते हैं, ये बन गया 2 बॉन्ड अनपेड, इसके बाद 2 इसके पास, एक 3 इसके पास थे, तो इसने एक इससे बना दिया, तो फिर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा ऑक्सीजन के पास। यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, एक बनाया तो एक अनपेड बचा, और ये 2 ये बन गए। तो जब इसका हमने डाइमर बनाया तो थ्योरी के हिसाब से तो डाइमर ऐसा होना चाहिए, देखो अब आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है, आपने सब कुछ वही फॉलो किया है जैसा चल रहा है, आपने कोई मिस्टेक नहीं किए, आपने सब कुछ वैसा ही किया है जैसा चल रहा है, हाँ या ना? क्लियर? लेकिन जब N2O4 की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि उसके अंदर ये OO बॉन्ड नहीं मिलता, उसके अंदर तो कौन सा बॉन्ड है? NN। तो इसका मतलब ये जो NO2 की स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ये भी गलत है। तो बाद में ये देखा गया कि NO2 की जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसी है, देखना जरा। यहां तक तो ठीक है। अब हमने जब बचपन में पढ़ा था 11th में, तो हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर किसी के पास एक लोन पेयर बचता है तो वो अपना लोन पेयर किसी को देता है जिसके पास लेने की इच्छा हो। लेकिन यहाँ किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर इसको देता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बचता है ये। तो यानी कि आपको पता चल गया कि NO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने से पहले ही कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो एक नया सवाल तैयार कर दिया मैंने, समझ गए? NO2 के अंदर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं हो रही थी, नहीं तो अब ये जब डाइमर बनाएगा तो आप देखो कैसे बनेगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड है, ये दोनों ऑड आपस में मिलेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, ये लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट। क्लियर सबको? तो यानी कि ये पाया जाएगा। अब इसके अंदर आप देखो, अगर मैं देखूं तो NO2 और ये N2O4, अब ये NO2 का हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता है क्या था, sp2, इसका भी क्या था, sp2, ये क्या था, प्लेनर, ये भी क्या था, प्लेनर, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो ये ध्यान से देखना पैरामैग्नेटिक है, और ये आपका पता ही है क्या हो गया, अब डाया। एक खास बात और, अगर आप देखो तो इसको NO2 को ब्राउन गैस कहते हैं, जबकि ये कैसा होता है, कलरलेस। ये 4 प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा, किस तरह से, ध्यान से देखना। क्या सवाल आएगा कि व्हेन NO2 अंडरगोज इन डाइमराइजेशन, क्या बोलेगा जल्दी बताओ, व्हेन NO2 अंडरगोज इन डाइमराइजेशन, क्या बोलेगा जल्दी बताओ, व्हेन NO2 अंडरगोज इन डाइमराइजेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी चेंज? फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ? नहीं। प्लेनरिटी, क्या प्लेनरिटी चेंज हुई? नहीं। मैग्नेटिक बिहेवियर, यस चेंज हो गया बे, यस। कलर, यस कलर भी चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है रे सानिध्य, चेंज हुआ है कलर। पुनिया, ए पुनिया जाग, नल्ले समझ में आ रहा है?
आज नल्ला कंफ्यूज हो गया सुबह सुबह, ग्रुप पे मैसेज डालता है, सर क्लास होगी क्या? अरे जब लिख दिया कि क्लास नहीं है तो साला फिर पूछ रहा क्लास होगी क्या? वेबसाइट वाली क्लासेस तो चल ही रही है। ये सवाल करे देंगे, आएगा तो बोलो। क्लियर? अगला ClO3, आप देख के बताओ ClO3 में भी क्या बनता है, डाइमर की पॉलीमर? डाइमर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी? ऐसी। डाइमर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले से जाएगा इसके साथ, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका? sp3। उसका भी क्या आया? sp3। ठीक है? O2 माइनस, इसका नाम बताओ, एक बार पहले भी बताया था मैंने। O2 माइनस का नाम क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। क्या होता है जल्दी बताओ? सुपर ऑक्साइड। क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। देखो इधर, ये O है और ये O है। अब आप देखो माइनस कहीं भी लगाओ, आप यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक माइनस लगा दिया आपने, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस आ गया तो अब कितना बचाएगा अनपेड? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ऐसा है। ऐसा। अब जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, आप जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक ऐड करते कितने अनपेड बचेंगे? अब इसमें एक, तो यहाँ दो बचे, यहाँ एक बचे। कुछ भी कर लो आप, अगर यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो यहाँ एक बच जाएगा, यहाँ दो बच जाएंगे। एक बॉन्ड आसानी से बना, इसके पास एक बचा, ये एक अपना देगा और ये क्या करेगा? अपना दो इलेक्ट्रॉन देगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड 1 है और ऑड इलेक्ट्रॉन का 0.5 आएगा, 2.5। क्या आया? 2.5। क्लियर? एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया यार, कि F2 और F की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर में F आएगा, वो सही कर लेना उसको, है ना? F2 और F की आयनाइजेशन एनर्जी में उसमें सही कर लेना, करेक्शन है, F ही ज्यादा होगा क्योंकि F2 का जो है वो तो एंटी बॉन्डिंग में होगा और जो F है वो एटॉमिक में होगा, तो F से निकालना मुश्किल होगा, तो F का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। मैंने वैल्यू भी डाल दी थी इसीलिए 1500, मतलब 1515 किलो जूल तो F2 की थी और जो फ्लोरीन थी उसकी 1686 के आसपास थी। ठीक है? तो ये करेक्शन कर लेना, आप बहुत परेशान हो रहे थे, कई ग्रुप्स में आ गया था ये, फोटो खींच खींच के डाल रहे थे, जबकि मैंने बोला आपको, समझाया आपको, सारी चीजें हैं और एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ नहीं। एक्सप्लेनेशन भी आपको था, वो एरो उल्टा पुल्टा हो गया कहीं। ठीक है? तो उसको सही कर लेना आप। अगला ClO2, ClOO। अब देखो क्लोरीन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 3 5 7, तो ये 1 बनाया उसने। अब जब इससे 2 बनाया तो वो इससे 1 बनाने की कोशिश ही करेगा क्योंकि अगला 1 3 5 7 होता है। ये जैसे 2 बने तो सेटिस्फाइड हो गया, या 1 बने तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा अभी। तो ऑक्सीजन तो क्या चिल्लाता है कि मैं तो अपना एक बॉन्ड बनाऊंगा ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। अब क्लोरीन कहता है कि तू अगर एक बॉन्ड बनाएगा, समझना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, देखना जरा, 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑड इलेक्ट्रॉन अभी भी है और वो डी में है, ये वाला, तो उसको अपना एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में देना पड़ेगा ना, तभी तो बॉन्ड बना पाएगा वो ऑड इलेक्ट्रॉन। बोलो।
तभी तो दे पाएगा वो, क्योंकि अगर उसने ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना दी तो Cl4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, Cl4 कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए वो अपना एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देकर के ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है इसमें। ये ऐसा इधर भी हो सकता है, एक ही बात है वो तो। ये ऐसा इधर भी हो सकता है। और अगर इनका ओवरऑल बनाओगे आप तो ये आएगा sp2 प्लेनर म्यू नॉट जीरो और पोलर। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करोगे इसका एवरेज, तो देखो कितना आएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये क्या है 0.5, तो टोटल कितना बॉन्ड हुआ 3.5, स्ट्रक्चर कितनी है 2, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 1.7। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा है किससे 1.5 और कम है किससे 2 से। कई बार ऐसे भी लिखा आता है कि ClO2 में जो ClO बॉन्ड है वो ClO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऐसे ऑप्शन बना देता है। तो समझ जाओगे आप 1.5 से तो थोड़ा ज़्यादा है और 2 से कम है sp2। और इसका जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है वो ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल से बना है ना बॉन्ड, कहाँ प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल, इस 3d ऑर्बिटल के अंदर ये। क्लियर? अब इसको दोबारा समझेंगे एक और बार। ये ClO2 ClOO, अब Cl को बॉन्ड बनाने थे तो Cl ने दो बॉन्ड तो इजीली बना दिए, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, ठीक है, लेकिन ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको तो बनाना पड़ेगा बॉन्ड, तो बॉन्ड बनाने के लिए Cl सेंट्रल एटम में जाएगा और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि ये तो एक बॉन्ड बना देगा लेकिन Cl दो थोड़ी बना सकता है। ऑक्सीजन तो कह रहा है मैं तो दो बना सकता हूँ, मैं क्यों बनाऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। वही ऑक्सीजन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, दो बना सकता है, प्रॉब्लम आ गई Cl को, तो Cl को ये बॉन्ड चेंज करना पड़ेगा। तो Cl के पास अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी दो, 4, 5, 6 और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना इस ऑड इलेक्ट्रॉन को कहाँ देगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वो इधर भी दे सकता है, एक ही बात है, कहीं भी करे वो तो ऐसे है, वो इधर भी कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो कोई लफड़ा ही नहीं, ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बना के खुश है। अब जो सेम चीज है उसको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने लिख दिया ना ऐसे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने बताया था एक सिंपल बॉन्ड है तो 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये 0.5, तो कितने हो गए 3.5, कितने सिग्मा हुए 3.5, तो 3.5 के बाद कितने स्ट्रक्चर बन रही है रेजोनेटिंग 2, तो 3.5 2 करेंगे तो 1.75, 1.75 से ज्यादा है 2 से कम है। अभी समझ में आया कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये डी में क्यों है, क्योंकि 3p5 है, अगर 3p5 है तो एक ही अनपेड होगा p में, तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, यानी एक्साइड हुआ होगा, एक्साइड होके कहाँ जाएगा, डी में ही तो जाएगा, तो डी में ही है, डी में जाएगा तो डी में ही है, डी में जाएगा तो डी में ही है, 3D में। क्लियर? चलो, अब आपसे सवाल जब पूछेगा तो आप कुछ कंफ्यूज होंगे, ध्यान देना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान रखना। सवाल पूछेगा वो ऐसे, ClO2 और ClO3, आपको बोलेगा इनके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप बोलना, ध्यान से देखना, इसका की पॉइंट सुनना आप, ClO2 2 sp2, ClO2 2 sp2, यहाँ आएगा ClO3 3 sp3। तो अगर कभी भी ऐसा डाउट आए तो आंसर क्या देंगे बताओ, की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, ClO2 2 sp2, ClO3 3 sp3। क्लियर? अब यार मेरे को ना, अगर मैं थोड़ा और डीप में आपको समझाऊं तो मुझे एक और डाउट आएगा, पता है क्या सर, आपने जब ये भी एक्सप्लेन किया था कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है
उनके अंदर तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अभी कहा था ना इसको कि ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ऐसे, अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फिर इसका भी sp3 आना चाहिए। नहीं, इसका sp3 इसलिए नहीं है क्योंकि ये किस में चला गया, पाई बॉन्डिंग में। पाई बॉन्ड जो होती है वो प्योर ऑर्बिटल से होती है, प्योर ऑर्बिटल से होती है, इसका मतलब समझ गए कि प्योर ऑर्बिटल है, इसका मतलब हाइब्रिड में नहीं है वो। और पाई बॉन्ड बनाना इसलिए वो हाइब्रिड में जाएगा भी नहीं, इसीलिए यहाँ कहाँ होता है ये, पाई बॉन्डिंग में। और पाई बॉन्डिंग में है इसीलिए सवाल पूछता है कि पाई बॉन्डिंग में था तो कौन से ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा था, 3D से। जैसे अपन नहीं बोलते कि ये पाई बॉन्ड किससे बना है, 2p से, तो अपन नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में था, 2p में। तो ऐसे यहाँ पूछेगा कि वो किस ऑर्बिटल में था, कि 3D में। अभी एक डाउट हो रहेगा, आप क्या सोचोगे कि पाई बॉन्ड बना रहा है तो फिर डी ऑर्बिटल में कैसे। अरे वो एक ही बात होती है, पाई बॉन्ड बना रहा है डी ऑर्बिटल में था तभी तो पाई बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हाइब्रिड में नहीं है। अब ClO3 की बात करो तो ClO3 में क्या डाइमराइज वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है क्या, नहीं बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, तो ये हाइब्रिडेशन में आएगा नहीं आएगा, यस। तो यहां पर सवाल क्या बना इंपॉर्टेंट, ClO2 2 2 sp2 है तो ऑड इलेक्ट्रॉन 3D में था, और ClO3 3 3 sp3 है तो ऑड इलेक्ट्रॉन sp3 में था। तो ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा कंफ्यूज कराएगा कि इनके ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। ClO3 का ऑड इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ClO2 का कहाँ पाया जाता है, डी ऑर्बिटल में। दोबारा बोलो, ClO2 2 2 sp2, कीप ऑन बोलो, ClO3 3 3 sp3, ClO2 2 2 sp2, ClO3 3 3 sp3। क्लियर? तो ये डाउट भी आपको अब नहीं आएगा, ठीक। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग समाप्त। होमवर्क में आपको पूरी शीट दे दी है मैंने, 24 तारीख से पहले आप सारी कंप्लीट कर लें, ठीक है। और DPP भी सारे कर लें ताकि टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए, ठीक है। और हाँ, इन बिटवीन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डाउट भी पूछ लो, फ़ोन भी करके पूछ लो, आप मैसेज ग्रुप पे डाल सकते हो, कैन आई कॉल यू सर, आई हैव अ डाउट। तो मैं आपको कहूँगा यस यू कैन कॉल मी, तो आप उस समय कॉल कर लो, मैं फ़ोन उठा लूँगा, मैं फ़ोन पे आपको डाउट बता दूंगा। आप शर्माए नहीं, ठीक है, डरे नहीं, घबराए भी नहीं, ठीक, समझ गए। और ग्रुप में अगर आपको कुछ और पढ़ना हो, केमिकल बॉन्डिंग में कोई आपको ऐसा लग रहा हो छूट छाट गया हो, तो आप ग्रुप में लिख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हैं बैच वाइज, आप उसमें लिख देना, मैं वो टॉपिक दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब जा करके नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक। सबको क्लियर? टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना टेस्ट, ठीक है बेटा। चलो बाय।